अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने जेनेटिक मटेरियल की सर्च करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनमें से हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स अब तक डिस्कस कर चुके हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, जो 1928 में किया गया। वहाँ से पता चला कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सबस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है, जिसको ग्रिफिथ ने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की केमिकल नेचर मालूम करने के लिए उन्हीं के काम को आगे कंटिन्यू किया। 3 और साइंटिस्ट ने, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलियर और मैकार्टी ने 1944 में उनका रिपोर्ट आ गया फाइनल। उस रिपोर्ट से ये बात निकल के सामने आई उनकी एक्सपेरिमेंट से कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसकी ग्रिफिथ बात कर रहा था वो आखिर क्या है, डीएनए है। प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है, बल्कि क्या है, डीएनए है। ठीक, अब इसी बात को कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को साबित सही तरीके से अनइक्विवोकली जो है ये प्रूफ करने के लिए लास्ट में एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों। ठीक, और उस एक्सपेरिमेंट की फाइनल रिपोर्ट आती है 1952 में। कौन से लोग इसमें रेस्पॉन्सिबल है या इस काम में जुटा हुआ है, जो तीसरा एक्सपेरिमेंट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो थे बच्चों हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज 1952 में ये पब्लिश होती है इनकी ये फाइंडिंग्स। हर्शे और चेज ने काम किया या जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया वो ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों, एक बैक्टीरियोफाज जिसको T2 फाज कहा जाता है, एंड एक बैक्टीरिया, एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई। ठीक, ये बैक्टीरियोफाज एक वायरस है और ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। तो एक बैक्टीरिया एक वायरस को लेकर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। बच्चों, जिस वक़्त ये हर्शे और चेस काम कर रहा था या जिन्होंने एक्सपेरिमेंट की, उस वक़्त बायोलॉजिस्ट की ये मानना था कि ये जो बैक्टीरियोफाज है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद उस बैक्टीरिया के अंदर से बहुत सारे ऐसे ही सेम टू सेम बैक्टीरियोफाज जो है वो निकल के आता है, रिप्रोड्यूस होती है। ठीक, और बैक्टीरियोफाज के बारे में भी उनको हल्का सा इंफॉर्मेशन था। तो इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली ये बैक्टीरियोफाज कैसा वायरस है और ये किस तरह से इस बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, ये जो T2 फेज है ये वायरस का एक जीनस है, टिक्वेट्रो वायरस, उस जीनस से बिलोंग करता है, इसलिए इसको T2 फेज कहा जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा नज़र मारेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इस वायरस की 2 मेन कंपोनेंट है बच्चों। एक इसका बाहर ये जो कोट है ये प्रोटीन कोड है, सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड। ठीक, और इस प्रोटीन कोड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है।
इसका डीएनए है। इसके अलावा ये जो इनको कहा जाता है टेल्स, ठीक, इसमें एक स्पाइरल प्रोटीन भी होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज टी2फाज का। दो कंपोनेंट्स है, ये आप समझना ज़रूरी है। इसके बाहर एक प्रोटीन कोड है जो सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, उसका डीएनए। बस इसी दो से ये बना है, ठीक। तो जब हर्शे एंड चेस काम कर रहा था उस वक्त बायोलॉजिस्ट की, मैंने पहले कहा कि उनका ये मानना था कि ये बैक्टीरियोफाज जो है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया में ही ये रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया से बैक्टीरियल सेल में ये घुस जाता है। घुसने के बाद वहाँ से बहुत सारे सेम टू सेम सिमिलर बैक्टीरियोफाज जो है वो निकल के आता है, ठीक है बच्चों, ओके। तो हर्शे एंड चेस ये मालूम करना चाह रहा था कि वो कौन सी चीज़ है जो बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया सेल में चला जाता है और बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे सेम टू सेम बैक्टीरियोफाज यानी वायरस की बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफाज को, ठीक, जो इन्फेक्ट करता है ई कोलाई पे, ई कोलाई बैक्टीरिया जिस पर इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई को कल्चर किया बच्चों उन्होंने दो किस्म के मीडिया में। ये कल्चर मीडिया है, दो किस्म के कल्चर मीडिया उन्होंने यूज़ किया ई कोलाई को कल्चर करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ई कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में ग्रो करता है। लेकिन इन कल्चर मीडियम में उन्होंने जो सोर्सेज रखे उन्होंने अलग अलग रखे। एक बात बता दूं आपको, ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना बच्चों, कि ये अगर मालूम करना हो कि दो ही तो कंपोनेंट है वायरस के, इस बैक्टीरियोफाज के, एक डीएनए एक प्रोटीन है। इन प्रोटीन और डीएनए में से वो कौन सी चीज़ है जो बैक्टीरियल सेल में घुसने के बाद वहाँ पर वायरल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेम टू सेम वायरस बनाने में हेल्प करता है। दो ही तो कंपोनेंट है, या डीएनए या प्रोटीन। उनको मालूम करने की इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो एक चीज़ ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किया जाए। बच्चों, एक एलिमेंट है जो सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है, एक एलिमेंट ऐसा है जो डीएनए में पाया जाता है। उन्होंने उन दो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। वो है बच्चों सल्फर और फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस। सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है, और फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। आगे डीएनए के स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वहाँ पता चलेगा आपको कि फास्फोरस एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए का। तो सल्फर और फास्फोरस को उन्होंने चुना क्योंकि सल्फर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है और फास्फोरस सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। इन दोनों एलिमेंट्स को उन्होंने चुना, ठीक है बच्चों। अब चुन तो लिया, लेकिन पता कैसे चले कि ये सल्फर और फास्फोरस की जो है वो फॉलो कैसे करेंगे उनकी मूवमेंट को। इसलिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिया इन दो एलिमेंट्स का, ठीक है बच्चों। तो फास्फोरस का उन्होंने आइसोटोप लिया P32 और सल्फर का उन्होंने आइसोटोप लिया P35। सल्फर और फास्फोरस के बच्चों आपको बता दूं कि 20 से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं, उनमें ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ट्रेसिंग करने के लिए होते हैं, फॉलो करने के लिए होता है कि ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पहुँचा, किस किस सेल में है, ये मालूम करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स की इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेस करने के लिए, फॉलो करने के लिए कि ये कहाँ कहाँ किस सेल में है। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रेस ऑटोमेटिकली, ठीक, स्पॉन्टेनियसली रेस इमिट करता है और उस रेस की इमिशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है बच्चों। तो क्या किया उन्होंने, दो कल्चर प्लेट्स उन्होंने लिए ई कोलाई को ग्रो करने के लिए। एक कल्चर प्लेट में उन्होंने रखा P32 आइसोटोप, बाकी भी इनमें कल्चर मीडियम में जो रिक्वायरमेंट्स है वो रखे, लेकिन साथ साथ में इनमें फास्फोरस रखा P32 और
दूसरे कल्चर प्लेट में उन्होंने रखा S35 वाला आइसोटोप। ठीक, इनमें आपको मालूम है इसमें बैक्टीरिया है। इस कल्चर प्लेट में क्या है? ई कोला है, ई कोला, इनमें भी ई कोला है। ठीक, तो इन ई कोला के साथ मिक्स किया बैक्टीरियोफाज को, इस वायरस को डाला गया इन कल्चर प्लेट्स में ताकि ये इन ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके। तो किया इन्फेक्ट, ई कोलाई डाला गया, प्लस यहाँ लिखता हूँ मैं बैक्टीरियोफाज भी इनमें ऐड किया, या T2 फाज सिंपल लिखता हूँ मैं, T2 फाज भी इसमें ऐड किया, इसमें भी T2 फाज ऐड किया। ई कोलाई इसमें ऑलरेडी है, उन ई कोलाई पे T2 फाज ऐड किया। इन T2 फाज ने क्या किया? बैक्टीरियोफाज ने उन बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद ठीक, अब सेल के अंदर चला जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये T2 फाज का चला जाएगा, कोई सबस्टेंस या प्रोटीन या डीएनए, या अभी हम बताएंगे नहीं, आपको बाद में मालूम हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये प्री मैच्योर हो गए बताना कि पहले से ही, इसलिए मैं ये अभी नहीं बताता हूँ, आपको बाद में मालूम खुद हो जाएगा। तो कोई सबस्टेंस गया इन T फेज से, T2 फेज से बैक्टीरियल सेल में, ठीक, तो बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद उस सबस्टेंस की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियोफाज नया बनने लगे। जो न्यू बैक्टीरियोफाज यहाँ बनेगा, न्यू फेज यहाँ इन ई कोलाई सेल में बनेगा बच्चों, उनके प्रोटीन्स और उनके डीएनए बनने के लिए जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे उनमें ये P और S भी हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इस कल्चर प्लेट में, इस ई कोलाई में, जो इस कल्चर प्लेट में है, उसके अंदर जो T2 फाज घुस गया, T2 फाज का जो मटेरियल घुस गया, ठीक है, उसकी वजह से जो नया फेज बनेगा, उस नए फेज में, उस नए फेज की डीएनए में P32 आएगा, क्योंकि फॉस्फेट जो है, फास्फोरस जो है वो डीएनए में आएगा। तो नए बनने वाले फेज में, नए बनने वाले फेज की डीएनए में यहाँ P32 आएगा। तो यहाँ लिखता हूं मैं, जो बैक्टीरियोफाज यहाँ बनेगा, रिप्रोड्यूस होगा इस बैक्टीरियल सेल से, ठीक है, उसकी डीएनए में, मैं मार्क करता हूं उसको, उसकी डीएनए में P32 वाला रेडियो आइसोटोप आ चुका होगा, आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इस कल्चर प्लेट में जो ई कोलाई ग्रो कर रहा है, उस पर जो T2 फेज ने इन्फेक्ट किया, उस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे नए T2 फेज यहाँ इस ई कोलाई बैक्टीरिया में बनेंगे, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, तो उस फेज में क्या होगा? उस फेज की प्रोटीन में ये सल्फर आ जाएंगे, प्रोटीन में, डीएनए में कुछ नहीं होगा, प्रोटीन में होंगे S35। क्यों? ये प्रोटीन नया बन रहा है उस बैक्टीरियल सेल में। जो नया प्रोटीन बनेगा, तो नया प्रोटीन बनाने के लिए जो मटेरियल, जो सल्फर यूज होगा, वो ये वाला सल्फर यूज होगा, क्योंकि हमने मीडियम में उसको रखा है। इस फेज में नया डीएनए बनाने के लिए P32 यूज होगा, क्योंकि हमने मीडियम में P32 रखा है। अब क्या होगा? ये जो नया फेज बने यहाँ पर, ये लेबल्ड हो गए, इस पर लेबल चढ़ गया, इसकी प्रोटीन पर S35 की लेबल चढ़ गया, इसकी डीएनए में S32 की लेबल चढ़ गया। अब दिस bacteriophages, these T2 phages are now labeled. ठीक, here the DNA is labeled with P32, here the protein is labeled with S35. नेक्स्ट क्या किया बच्चों? नेक्स्ट इन बैक्टीरियोफाज से जो लेबल्ड है, अब इनसे और इन्फेक्शन करवाया न्यू ई कोलाई सेल पर, नए ई कोलाई सेल पर और इन्फेक्शन करवाए। अब नया कल्चर प्लेट है, नया कल्चर प्लेट है। इस कल्चर प्लेट में दिखाता हूं बच्चों, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल ग्रो किया, न्यू फ्रेश ई कोलाई सेल्स यहां पर है, ये ई कोलाई सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स, ई कोलाई सेल्स, इन्फेक्शन करवाए। तो जब बैक्टीरियल सेल पे बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करता है, पहले ये अपनी टेल्स के जरिए क्या होती है, इस ई कोलाई की सेल वॉल के साथ अटैच होती है। ठीक है, अटैच होने के बाद
ये अपना मटेरियल जो है कहाँ, इस बैक्टीरियल सेल में डाल देता है, इंसर्ट करता है। ठीक है बच्चों, इस बार इसकी इन्फेक्शन हो गई, इन लेबर बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हो गई। जो ही इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन करने के बाद क्या किया कि ये जो बैक्टीरियल सेल है जिन पर अटैच है ये लेबरेट बैक्टीरियोफेज, इन्फेक्शन के ठीक बाद इनको ब्लेंडर में होमोजेनाइज किया गया। ठीक, मैं इसको मिटाता हूं बच्चों। इनको क्या किया गया, इनको क्या किया, होमोजेनाइज, या इसमें या हम कहते हैं इसको एजिटेट किया, इनको हिलाया गया, एजिटेट किया गया ब्लेंडर में, एजिटेटेड इन ब्लेंडर। ब्लेंडर तो आप कॉमनली घर में यूज करते हैं जूस बनाने के लिए, ठीक है, वैसा एक जूसर जैसा एक ब्लेंडर होती है, उसमें ये बैक्टीरियल सेल जिन पर फेज की इन्फेक्शन कर चुका है, फेज अटैच है, उनको इसमें ब्लेंडर में एजिटेट किया गया। तो एजिटेट करने से क्या होता है बच्चों, ये वायरस जो है, जो बैक्टीरियोफेज है, वो इनसे अलग हो गए, वो इनसे अलग हो जाते। इनको अलग करने के लिए एजिटेट किया गया, हिलाया गया है, ताकि ये जो फेज है जो बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर अटैच है, उनको क्या करें, उनको हटाएं इनसे। जब हटने के बाद उनको किया सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक और टेक्निक है जो सबस्टेंस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सबस्टेंस सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, साइज वगैरह के बेस पर। ठीक है बच्चों, साइज डेंसिटी के बेस पर जो है सेपरेट होती है सबस्टेंस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के दौरान, घुमाया जाता है उस सबस्टेंस को। तो इन दोनों को, इनसे इनको और इनको, ये इकोलाई सेल जिन पर इन्होंने इन्फेक्शन किया है, ये बैक्टीरियल सेल पर जिन इस किस्म का लेबरेट वाला बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन किया, अलग अलग उनको सेंट्रीफ्यूज किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में वो सबस्टेंस जिसकी डेंसिटी साइज ज़्यादा हो वो नीचे जल्दी सेडिमेंट होती है। तो कुछ सेडिमेंट होता है, कुछ सेडिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर दो पार्ट बनता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में दो पार्ट बनती है। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इनमें दो पार्ट बनती है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन उस सबस्टेंस की दो पार्ट बनते हैं। कुछ जिसकी साइज डेंसिटी ज़्यादा हो वो नीचे सेडिमेंट होती है, उस सेडिमेंट होने वाले पार्ट को हम कहते हैं बच्चों पैलेट। क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं, पैलेट। और जो अभी सेडिमेंट नहीं हुआ और घुमाने से हो सकता है, इसको कहते हैं हम बच्चों सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, पैलेट और सुपरनेटेंट। तो पैलेट और सुपरनेटेंट दोनों सेंट्रीफ्यूज बनेगा। देखो ये इसका है, अब मैं नंबरिंग करता हूं क्योंकि ये एक करता हूं, ये एक, ठीक है। तो ये पहला, सॉरी ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा नहीं, ये इस पहले वाले कल्चर प्लेट से आने वाली प्लेट है, ये दूसरे से आने वाली प्लेट है। मैं थोड़ा सा फिर से दोहराता हूँ आपको कि वो इकोलाई सेल जिन पर इन बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया है, जस्ट आफ्टर इन्फेक्शन उनको एजिटेट किया गया ताकि इन इकोलाई सेल से ये फाज जो है वो अलग हो जाए। तो जो अलग होता है उसको हम कहते हैं बच्चों गोस्ट, क्योंकि जो मटेरियल इंसर्ट करना था वो इसमें आ चुका है, जो बाकी बचा है वायरस का हिस्सा उसको हम गोस्ट कहते हैं। तो वो गोस्ट मौजूद होता है बच्चों इस सुपरनेटेंट में, जो वायरल गोस्ट वो मौजूद होता है सुपरनेटेंट में, इसमें वायरल गोस्ट मौजूद है, ठीक। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल है, आपको मालूम है बैक्टीरियल सेल आर मच लार्जर देन वायरस से काफ़ी बड़ा होता है। तो बड़ा साइज होने की वजह से वो नीचे नीचे प्लेट की सूरत में नीचे सेडिमेंट हो जाती है। तो इस प्लेट में है, दिस प्लेट कंटेन्स E. coli cells, E. coli cells, infected E. coli cells, क्या लिखते हैं हम, infected E. coli cells, ठीक। ये दोनों में ये प्लेट है, इन प्लेट में है infected E. coli cells है।
इस इन्फेक्टेड ई कोलाई सेल्स को हमने अलग किया सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद। फिर जब इस इन्फेक्टेड ई कोलाई सेल्स को जब और कल्चर किया, ई कोलाई सेल्स को, मैं लिखता हूं ई कोलाई सेल्स, इन्फेक्टेड ई कोलाई सेल्स को अब कल्चर किया, ये नंबरिंग याद रखना बच्चों, ये पहला वाला P32 लेबल्ड वाले हैं और दूसरा वाला S35 लेबल्ड वाले हैं, ये आप याद रखना। तो इन ई कोलाई सेल्स अभी इन्फेक्ट हो चुका है ना, इन्फेक्ट हो चुका है, तो इनमें नए बैक्टीरियोफाज बनेंगे। इनमें क्या बनेंगे? न्यू बैक्टीरियोफाज, न्यू फाज बनेंगे। जो रिप्रोड्यूस हो गया इनसे और इनसे, इससे ये बना है और इससे ये बना है। इन बैक्टीरियल सेल में न्यू, यहां लिखता हूं मैं, न्यू फाज T2 फेजेस, T2 फेजेस, ठीक है। जब इन न्यू T2 फेजेस में देखा गया रेडियो एक्टिविटी, अब देखा गया इनमें से किस में जो है रेडियो एक्टिविटी आ गया, तो देखा बच्चों जो पहले कल्चर प्लेट में जो पहला नंबरिंग है, इनमें जो T2 फास्ट मिला, इन T2 फास्ट में रेडियो एक्टिविटी नजर आया, रेडियो एक्टिविटी नजर आया। आपको याद है कि ये T2 फाज कौन सा T2 फाज है? जिनमें हमने P32 लेबल किया था। P32 लेबल करने वाली बैक्टीरियोफाज की प्रोजेनीज, उसके बच्चे नजर आ गए हमको इस कल्चर प्लेट में, ठीक। लेकिन दूसरे कल्चर प्लेट में जिनमें जो ई कोलाई सेल्स है उनमें प्रोजेनीज है, बच्चे हैं, किनके? उन बैक्टीरियोफाज की, उन T2 फेज की जिनमें S35 लेवल किया था, जिनको उन फेजेस में कोई रेडियो एक्टिविटी नजर नहीं आया, नो रेडियो एक्टिविटी, ठीक। तो रेडियो एक्टिविटी किस में नजर आया? सिर्फ उन फाजिस में, उन फाजिस की प्रोजेनीज में, उन फाजिस के बच्चों में जिनको लेबल किया था P32 को। लेकिन कुछ वायरसेस में RNA जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA जेनेटिक मटेरियल है। होप आपको ये समझ आ गया होगा इन 3 एक्सपेरिमेंट से, ठीक है बच्चों, कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA है। आगे इसी DNA पे हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ DNA हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आप